नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ के खैर कस्बा स्थित ब्लॉक कॉलोनी में 24 तारीख की रात एक 14 वर्षीय किशोरी के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना के विरोध में स्थानीय व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों ने भारी आक्रोश व्यक्त किया। व्यापारियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज लोगों ने सुभाष चौक पर जाम लगाकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और बुलडोजर कार्यवाही की मांग की। घटना की गंभीरता को देखते हुए सांसद सतीश गौतम, विधायक सुरेंद्र दिलेर और अन्य नेताओं ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद एसपी देहात मनीष कुमार मिश्रा ने 24 घंटे के भीतर कड़ी कार्यवाही का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। पूर्व विधायक प्रमोद गौड़ ने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय में न्याय नहीं मिला तो वे भूख हड़ताल करेंगे। चेयरमैन साहब, आप खैर के प्रथम नागरिक हैं, ऐसे में आज आप सड़क पे हैं, क्या कारण है? कारण आपको पता है, रात 24 घंटे पहले एक बहुत निंदनीय बहुत घटना हुई है। तो जैसे ही घटना के बारे में पता पड़ा है, उस घटना के विरोध में सभी व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बेटी को न्याय मिलना चाहिए। कठोर से कठोर कार्रवाई अन्याय के खिलाफ होनी चाहिए, जिससे कि आगे भविष्य में कभी पुनरावृत्ति ऐसी घटना की ना हो। एक नगर पालिका चेयरमैन की हैसियत से यहाँ नहीं खड़ा, मैं बेटी का भाई के नाते खड़ा हूँ, व्यापारियों का भाई के नाते खड़ा हूँ और भाइयों के साथ यहाँ पर खड़ा हूँ। और मैं घोर निंदा करता हूँ ऐसे अपराध की। और ऐसे अपराध में ना कोई राजनीति होनी चाहिए, ना कोई सपा से, ना कोई बसपा से, या एक भाईचारे के नाते कभी कोई ऐसी घटना ना हुई है हमारी खैर में। और ना मैं चाहता हूं, हम सभी चाहते हैं ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, तो घोर से घोर सजा अन्याय को मिलनी चाहिए। अभी जैसे हमारी बात हुई है, पुलिस प्रशासन से भी बात हुई है कि ज्यादा से ज्यादा जैसे घटना होती है उनको कोई ना कोई क्षति, उनके परिवार को क्षति या उनके जो मकान बनने हैं उनको क्षति, पुलिस प्रशासन से बात चल रही है। कोई ना कोई बड़ा एक्शन पुलिस जरूर लेने वाली है। ये क्या घटना हुई है और आज आप लड़की के माता पिता से भी मिले हैं, पूरा घटनाक्रम बताएं। देखिए, ये बिटिया के साथ 14 साल की मासूम बिटिया है, जिसके साथ बहुत ही शर्मनाक घटना 4 लड़कों के द्वारा की गई है। बिटिया का सामूहिक बलात्कार हुआ है और ये घटना एक बहुत निंदनीय घटना है। इस घटना के खिलाफ हम सब लोग सड़कों पर हैं और किसी भी कीमत पर हम, जब तक बिटिया को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम सभी लोग मिलकर अपने सभी काम छोड़कर यहाँ पर रहेंगे और बिटिया को न्याय दिलाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, पुलिस प्रशासन इसमें कार्रवाई कर रही है? देखिए, हमें नहीं पता पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है। हम तो ये चाहते हैं जब तक दोषियों को एनकाउंटर ना किया जाए, हाफ एनकाउंटर ना किया जाए और उनके घरों पे बुलडोजर ना चले, हम कार्रवाई नहीं मानते। ये क्या मामला है और आज किस सड़कों पे हैं आप? कल जिस बिटिया के साथ जो दर्दनाक घटना हुई है, उसको लेके पूरा सर्व समाज आज सड़कों पर है। क्षेत्रीय अधिकारी खैर द्वारा जो भूमिका इस प्रकरण में निभाई गई है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हम सबकी मांग है कि बिटिया को न्याय मिले और क्षेत्र अधिकारी खैर द्वारा किए गए कुकृत्य बयानबाजी पर तत्काल कार्रवाई हो और इनका स्थानांतरण हो, उनका कार्रवाई हो। सीओ के द्वारा क्या बयान दिया गया था? सीओ द्वारा जब पीड़ित पक्ष पहुंचा है तो सीओ खैर द्वारा इस प्रकरण को कोई गंभीरता से नहीं लिया गया और उन्होंने कहा कि बाजार बंद करना है, बाजार बंद करो। इस तरह की कोई भी घटना घटित नहीं हुई। क्या नाम है आपका, क्या घटना हुई है? सर, मेरा नाम केशव है। घटना क्या हुई है? घटना क्या सर, 24 तारीख की रात में मेरी बेटी घर में मिली नहीं। मतलब रात में हमारी आंख खुली 11 बजे, तो हमारी बेटी घर में नहीं मिली। मैंने उधर उधर देखा, कहीं नहीं मिली वो। मैं ऊपर छत पे चढ़ के गया तो देखा कि छत का दरवाज़ा खुला हुआ है और वो वहाँ भी नहीं थी। फिर मैं नीचे उतर के आया, मैं बहुत घबरा गया। मैंने अपने पड़ोसी को बुलाया तो पड़ोसी ने थोड़ी सांत्वना दी। फिर वो हम दोनों मिलके काफ़ी देर ढूंढा, इधर उधर गए भी, कहीं कोई सुराग नहीं मिला। रात को 12:30 बजे एक किसी लड़के पे हमें शक था, उसके घर पे गए हम, तो उसने मना कर दिया, बोला मेरी कोई जानकारी में नहीं है। फिर हम लौट के आए तो उसके बाद में फिर एक और पड़ोसी हैं, फिर वो आ गए। फिर हम 3 लोग मिलके दोबारा गए उसके घर पे। किसके घर गए थे? वंशी के घर पे। कहाँ का रहने वाला वंशी? ये संग्रामपुर। क्या बताया उसने? तो उसने
बताया था तब भी नहीं, लेकिन थोड़ा घबरा गया था वो 3 लोगों को देख के। तो हम फिर हम भी लौट ही आए, फिर हम परेशान हो रहे थे वहाँ। तो हाँ, लौटते में हम उसका फ़ोन और लेके आ गए थे साथ में। मैंने कहा हम इस फ़ोन को पुलिस में देंगे, तेरे फ़ोन में कुछ ना कुछ जो भी होगा अपने आप पता चल जाएगा। थोड़ी देर बाद उसकी लड़के की चाची आई 2 हमारे पास आके, और इधर उधर घूम के बोली फ़ोन दे दो, फिर चली गई। फिर बाद में फिर आई करीब 5 पौने 5 बजे, आके बोली कि आपका लड़का इस प्लॉट में, वो आपकी लड़की इसमें प्लॉट में पड़ी है। तो ये बंसी की चाची ने बताया, बंसी ने चाची अपनी चाची को बताया, चाची यहाँ बताने आई। चाची का क्या नाम है? चाची का नाम सुशीला नाम है जी। तो लड़की आपको कहाँ मिली? लड़की हमको मिली हमारे घर से तीसरे घर में, खंडर टाइप का घर है, उसमें जीने के नीचे बेहोशी की हालत में मिली और पाइप से बंधी हुई थी। चाची ने जहाँ बताया वहीं मिली? हाँ जी, चाची ने जहाँ बताया था। क्या शंका जताई जा रही है? शंका सर उसके साथ गलत हुआ है। फिर लड़की से भी हमने पूछा तो 4 लड़के बता रही थी वो। नाम बताया बेटी ने? हाँ, नाम बताए तो थे, मतलब उसका नाम, एक का नाम बंसी है और एक का नाम सौरभ और कान्हा, एक का नाम कान्हा। 3 बच्चों के नाम बता पा रही है वो, एक को जानती नहीं है। पुलिस को सूचना दी? जी दी, लेकिन उस दिन क्या हुआ था, हम पुलिस को सूचना क्या देना सर, हम वहाँ गए भी थे, हम घबराए हुए थे। जैसे जैसे पुलिस ने बता दिया तो आधी अधूरी बात उन्होंने लिखवा दी हमसे, पूरी कहानी भी नहीं हमारी सुनी। और ना उसमें हम जो मोबाइल लेके आए थे हमने पुलिस को दे दिया, वो मोबाइल का भी जिक्र नहीं है उसमें। डॉक्टरी निरीक्षण हुआ था बेटी का? जी। रिपोर्ट आ गई? जी, रिपोर्ट आ गई। कल 25 तारीख को थाना खैर पर एक व्यक्ति के द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उसकी लड़की को पड़ोस में रहने वाले एक युवक के द्वारा लेकर के गया है एवं उसके एक मित्र के ऊपर भी आरोप लगाया गया था, जिस संबंध में सुसंगत धाराओं में थाना खैर पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। पीड़िता का मेडिकल कराया गया था। विधिक कार्रवाई प्रचलित थी। विधिक कार्रवाई के दौरान एफआईआर के अनुसार ये भी ज्ञात हुआ था कि वो पड़ोस में रहता है एवं उस लड़की से पूर्व से ही परिचित है, बात भी होती रहती थी। और इसी घटना को लेकर के आज कुछ व्यापारी आज चौराहे पर इकट्ठा हुए थे, उनके बीच जाकर के मेरे द्वारा विधिक कार्यवाही हेतु आश्वस्त किया गया। शीघ्र ही इस घटना को लेकर के जो पीड़िता है उसका माननीय न्यायालय के समक्ष बयान अंकित कराया जाएगा और उस बयान के अनुसार जो कठोरतम विधिक कार्यवाही है नियमानुसार सुनिश्चित कराई जाएगी। मौके पर पहुंचने पर व्यापारियों के द्वारा अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान की सुरक्षा एवं अन्य ट्रैफिक को लेकर के कुछ अन्य बातें की गई। इस संबंध में उनको आश्वस्त किया गया कि पुलिस विभाग के द्वारा अपेक्षित सहयोग एवं अपेक्षित जो कार्यवाही हो खैर बाजार में सुनिश्चित कराई जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र के गांव नौगवा अर्जुनपुर में वांछित आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया, जिसमें एक दरोगा गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद कई थानों की पुलिस और पीएसी मौके पर तैनात की गई और कार्यवाही करते हुए 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर अन्य आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है, जबकि एसपी सिटी ने एक पुलिसकर्मी के घायल होने की पुष्टि की है। आज थाना रोरावर की पुलिस टीम ग्राम नौगवा अर्जुन में 75/26 एफआईआर नंबर के वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु ग्राम में दबिश के लिए गई थी। अभियुक्त को जब गिरफ्तार कर रही थी पुलिस, तो वहां पे कुछ लोगों द्वारा एकत्रित होकर के अभियुक्त को छुड़ाने का प्रयास किया गया। पुलिस के साथ मुजाहमत की। इस संबंध में थाना रोरावर में सुसंगत धाराओं में जितने भी वहाँ पे व्यक्ति थे, वहाँ पे 38 नामजद और 150 से 200 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ जो है अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और मौके से 19 लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें 4 महिलाएं हैं और 6 लोग इनमें ऐसे भी हैं जिनमें पूर्व में आपराधिक मामले जिनके खिलाफ दर्ज हैं। और जो मेन अभियुक्त, जो वांछित अभियुक्त था जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गई थी, उस वांछित अभियुक्त को भी इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे प्रकरण में गंभीरता से इसमें विवेचना कर जो भी इसमें अभियुक्तगण हैं उनकी पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के सराय हकीम बाजार में गंभीर अतिक्रमण के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जहां दुकानदारों द्वारा सड़कों पर सामान फैलाने से आधा मार्ग घिर चुका है और पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। नगर निगम द्वारा लगाए गए सीमा स्तंभ भी बेअसर साबित हो रहे हैं, जिससे लगातार जाम और विवाद की स्थिति बनी रहती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस अव्यवस्था के चलते एम्बुलेंस जैसी आपात सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं।
जनता ने प्रशासन से अतिक्रमण हटाने, जुर्माना लगाने और नियमित निगरानी व पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है, जबकि अब सबकी नजर नगर निगम की कार्यवाही पर टिकी है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के नगला मसानी स्थित लक्ष्मणपुरम कॉलोनी में श्री सिद्धपीठ भैरव बाबा मंदिर के जीर्णोद्वार की 12वीं वर्षगांठ के अवसर पर 29 अप्रैल को भव्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंदिर सेवक राजकुमार गुप्ता के अनुसार कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे चोला चढ़ाने से होगी। दोपहर 12 बजे हवन, शाम 4 बजे से प्रसाद वितरण और 6:30 बजे 56 भोग एवं महाआरती का आयोजन होगा। श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में शामिल होकर बाबा का आशीर्वाद लेने की अपील की गई है, जबकि मंदिर सेविका बेबी शर्मा ने बताया कि यहाँ दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए आते हैं। मैं श्री राजकुमार गुप्ता भैरव बाबा का सेवक हूँ और यह श्री सिद्धपीठ भैरव बाबा मंदिर है जो कि लक्ष्मणपुरम कॉलोनी में स्थित है। इस तरह की प्रेस वार्ता रखी और क्या आज प्रेस वार्ता में सभी भक्तों को सूचित किया जा रहा है कि 29 अप्रैल दिन बुधवार के दिन भैरव बाबा का 12 माह वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें कि सुबह 10 बजे चोला चढ़ाया जाएगा, 12 बजे हवन होगा और 4:30 बजे से जो है आपका प्रसाद वितरण होगा प्रभु की इच्छा तक है, और शाम को 6:30 बजे आरती महाआरती होगी और 56 भोग लगाया जाएगा। सभी भक्तों से अनुरोध किया जाता है कि आप सभी भैरव बाबा महाउत्सव में आए और चोला में सम्मिलित होकर और प्रसादी ग्रहण कर अपने जीवन को सफल बनाएं। यह मंदिर तो बहुत पुराना है, जो कि सन 14 में इसका जीर्णोद्धार हुआ था और जब से हम उसी हिसाब से इसका वार्षिकोत्सव मनाते रहते हैं। क्या क्या मान्यता है इस मंदिर की? यह विशेषता है कि यह सिद्ध किए हुए बाबा हैं, जिनका की मात्र दर्शन करने से ही भक्तों का भला होता है। और मेरे बाबा का यह कहना है कि जो भी भक्त 5 रविवार को लगातार 5 रविवार उनके चोला चढ़ाएगा और अपनी अर्जी लगवाता है भैरव बाबा के चरणों में, तो उसकी भैरव बाबा मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के शेखर सर्राफा सभागार में भारतीय जनता पार्टी अलीगढ़ महानगर द्वारा विशाल जन आक्रोश महिला सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके बाद महिलाओं ने श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय से रामलीला मैदान अचलताल तक पदयात्रा निकाली और विपक्षी दलों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, महानगर अध्यक्ष राजीव शर्मा, डॉक्टर नीरू वार्ष्णेय सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां महिलाओं के 33% आरक्षण और नारी सशक्तिकरण को लेकर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया गया और विपक्ष पर विरोध करने का आरोप लगाया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से महानगर उपाध्यक्ष डोली पाराशर, सीमा गौतम, नीलम शर्मा, प्रतिमा शर्मा सहित आदि लोग उपस्थित रहे। हमने अखिलेश जी का और राहुल गांधी जी का पुतला दहन किया है, क्योंकि उन्होंने हमारे 50% आबादी को, हमारे 50% वोट को संसद और विधानसभाओं में जाने से रोकने का काम किया है। अब ये हम उन्हें दिखाएंगे, उन्हें जो कर लिया वो कर लिया, हम क्या करेंगे, हमें उनको दिखाना है। हमारा समय है, ये हमें, हमारी लड़ाई खुद की लड़ाई है, हमें उससे लड़ना है। अब उनको हम संसद से रास्ते तक लाने का काम ये हम करेंगे। उन्होंने जो हमारे बिल को अटकाने, लटकाने, भटकाने का काम किया है, अब हम उनको जल्दी चोट देंगे ये आने वाले विधानसभा के इलेक्शन में और लोकसभा इलेक्शन में हम उन्हें बताएंगे। मांगे पूरी नहीं होती, क्या करेंगे आगे? करेंगे क्या? हम आज के समय की महिला है, हम अपना अधिकार छीनना भी चाहते हैं, उनकी छाती पे चढ़ के अपना अधिकार लेना भी चाहते हैं। वो हमें किसी भी तरह से रोक नहीं सकते। हमारा 50% वोट है, हम उस वोट का अधिकार जो हमें संविधान ने दिया है उसका इस्तेमाल करके उनको रास्ते पे लाने का काम करेंगे। उनके चुनावी जुमले रहते हैं, प्रियंका गांधी बोलती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन जब महिला के हक की लड़ाई लड़ने की बात आई तो सबसे पहले हमारे खिलाफ जाके उन्होंने वोट किया, उनकी पार्टी ने वोट किया। एक इंटरव्यू में भी आया था कि राहुल गांधी सबसे पहले बटन पे हाथ दबा के खड़े हुए थे वोट खिलाफ देने के लिए, और उनका वोट खुद खराब हो गया। देखिए, पुतला दहन किया गया है, ये आक्रोश है नारी का, ये महिलाओं का आक्रोश है, जो संसद में
33% महिलाओं का आरक्षण को पास नहीं होने दिया और जिस तरीके की मानसिकता का परिचय सपा और कांग्रेस ने दिया है वो वास्तव में निंदनीय है, उसकी हम निंदा करते हैं। और एक बात बता देना चाहते हैं, नारी शक्ति चुपचाप नहीं बैठेगी, किसी कीमत पर चुप बैठने वाली नहीं है। 33 की तो बात दूर है, 50% आरक्षण हम लेते रहेंगे और चाहे वो लल्लू और पप्पू चाहे कुछ भी कर ले, हम वो मार देंगे। ये योगी जी और मोदी जी की सरकार है, ये किसी अन्य की नहीं है। ये बिल्कुल चेतावनी के रूप में मैं कह देना चाहती हूँ कि वो अपनी बुद्धि की शुद्धि करा ले और नारी विरोधी जो कार्य कर रहे हैं वो काम करना चाहिए। आज महिला जन आक्रोश रैली, महिला जन आक्रोश पदयात्रा के बाद मातृशक्ति ने, वो लोग जिन्होंने संसद में इस बिल का समर्थन नहीं किया, इसके बिल के विरोध में खड़े रहे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो इस लड़ाई को लड़ रहे थे उनके खिलाफ उन्होंने गठबंधन बनाकर इस बिल को गिराया। भारत की नारी के सम्मान में, उनके आगे बढ़ने के लिए, उनका नेतृत्व और उनकी हिस्सेदारी राजनीति में बढ़े, इसके लिए ये विधेयक लाया गया था। लेकिन कांग्रेसी समाजवादी पार्टी की मानसिकता के साथ इस विधेयक का विरोध किया गया, जिसका आज परिणाम है कि तमाम मातृशक्ति ने पुतला दहन किया है। उस बुरी आत्मा को, उस बुरे विचार को नष्ट करने का प्रयास किया है, ताकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उन्हें जब संसद में बिल लाए तो ये सब लोग नारी के सम्मान में खड़े हों, नारी को जो राजनीतिक क्षेत्र में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए उसकी साझेदारी के लिए खड़े हों। उसके लिए कार्यक्रम का आयोजन नारी सम्मान ने किया है। और जन आक्रोश अभी हमारी पदयात्रा भी निकलेगी। हम सपा बसपा को ये बताना चाहते हैं कि आपने जो आधी आबादी का अपमान किया है, इन बहनों को विधानसभा में और लोकसभा में जाने से रोका है, 33% आरक्षण का जो विरोध किया है इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ये 2027 में भी भुगतना पड़ेगा और 29 में भी। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2027 की जनगणना के लिए एक्टिव रहने की अपील की है, क्या कहें? क्या करें? जनगणना के लिए एक्टिव रहने की अपील की लोगों से। बिल्कुल जनगणना होनी चाहिए। जब एक्टिव नहीं रहेंगे तो अपने नाम अगर किसी का छूट जाए तो वो कैसे लिखा जाएगा? पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं और कांग्रेस भी कह रही है कि टीएमसी का आतंक है, क्या कहना? टीएमसी का आतंक तो है ही, अब वो खत्म होने जा रहा है। अभी भगवान राम का राज आएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 29 के चुनाव में क्या उम्मीद करें? 29 के आखिरी चुनाव है 29 तारीख को। 29 में ऐसे ही बम्पर वोट पड़ेगा जैसा अभी पड़ा है 25 से 26 को। 4 तारीख को क्या रिजल्ट की उम्मीद कर रही है? हम कहते रहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है भैया। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के लाल डिग्गी बिजली घर पर बिजली के निजीकरण और स्मार्ट मीटर योजना के विरोध में सैकड़ों किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं की विशाल जनसभा हुई, जिसमें 7 दिन के भीतर स्मार्ट मीटर हटाने और पुरानी पोस्टपेड व्यवस्था लागू करने की मांग रखी गई। अधीक्षण अभियंता अंशुमान यादव सहित बिजली विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर निजीकरण रोकने, किसानों को मुफ्त ट्यूबवेल बिजली देने और 300 यूनिट मुफ्त घरेलू बिजली की मांग की गई। सभा में कई किसान और कर्मचारी संगठनों ने समर्थन जताया, जबकि स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध तेज होने पर स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए जैसे नारे भी लगे। अंत में उपभोक्ताओं ने सरकार को चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर वे आंदोलन करेंगे। सभा में अशोक नगोला, सत्यवीर चौधरी, सर्वेश सिंह, पुष्पेंद्र चौधरी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जनता अपनी किसी समस्या के लिए सड़क पर आती है या आंदोलनरत होती है तो ये किसी भी सरकार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है। हमको नहीं भूलना चाहिए कि 2017 में योगी जी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में आई, उससे पहले लगातार भाजपा 15 साल वनवास की स्थिति में रही। अगर इसी प्रकार की नीति
भले ही योगी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी उनकी नीतियां होंगी, बहुत अच्छे उनके निर्णय होंगे, लेकिन उनके जो अधीनस्थ हैं उनके कारनामों के कारण यदि जी जनता विमुख हो जाएगी तो योगी जी क्या, मोदी जी क्या, कोई भी वो सत्ता में नहीं रह पाएंगे। अगर हमें भाजपा की सरकार बचानी है, भाजपा की सत्ता बचानी है, तो हमको जनप्रिय होना ही पड़ेगा, जनता को उसकी समस्याओं से मुक्ति दिलाना ही पड़ेगी। ये स्मार्ट मीटर का खेल ये बड़ा खतरनाक खेल है और इसके पीछे इस विभाग का भ्रष्टाचार, योगी विरोधी भाजपा की आंतरिक राजनीति भी है। मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूं और ये चाहता हूं कि अगर भाजपा को पुनः अगले वर्ष 2027 में सत्ता में आना है तो उसको इस जन विरोधी निर्णय को वापस लेना होगा। हरिकिशन अग्रवाल, उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश संगठन मंत्री के पद पर कार्य कर रहा हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि स्मार्ट मीटर के नाम पर क्या कहना है, स्मार्ट मीटर के नाम पर जो परेशानियां आ रही हैं वो आप पत्रकार बंधुओं से कोई बात छिपी हुई नहीं है, क्योंकि आपका भी परिवार अलीगढ़ में ही रहता है और आपके परिवार भी स्मार्ट मीटर को इस्तेमाल करता है। जो परेशानी आम उपभोक्ता की आ रही है वो हमारे पत्रकार बंधुओं की भी आ रही है। सबसे बड़ी परेशानी इस बात की आ रही है कि 400 रुपए रोज जो मजदूर मजदूरी करता है वो 8,000 रुपए महीने कमाने के बाद जब 4,000 रुपए महीने बिजली के बिल को दे देगा तो उसके परिवार का बच्चा भूखा मर जाएगा और शिक्षा से अभागा हो जाएगा। इसलिए हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हम गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं और गरीब के लिए लड़ते रहेंगे, क्योंकि इस सरकार ने धोखा किया है। एक तरफ तो अनाज बांट रही है सरकार कि 2 किलो अनाज ले लो, 2 किलो चावल ले लो, और 2 किलो चावल की आड़ में हम पे बिजली के नाम पर हम पे जो तलवार रखी गई है उस तलवार को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, मैंने एक बात आप लोगों के समक्ष रखी है और ये पूरा देश जानता है और पूरा राष्ट्र जानता है कि इस देश को जब कभी आवश्यकता धन की बढ़ती है, सहयोग की बढ़ती है, तो अंबानी और अडानी हमारे इस सरकार की मदद करती हैं और उसके परिणाम स्वरूप जो इतने भी ठेके हैं, चाहे वो गैस का ठेका हो, चाहे गैस के सिलेंडरों का ठेका हो। और एक और बात मैं आपको जानकारी दे दूं, आपको जानकारी नहीं होगी, जो राशन में चावल मिल रहा है वो भी अडानी के यहाँ से आ रहा है। आप उसके मार्का देख लीजिए, हर कट्टे पे मोहर अडानी की लगी हुई है। तो आज इस देश की स्थिति हो गई है कि हमारा चावल भी अडानी देगा, हमारी बिजली भी अडानी देगा, हमारी गैस भी अडानी देगा। तो क्या एक दिन वो नहीं आएगा इस देश का, फिर वो राज भी अडानी करेगा अगर हम लोग जनता हमारी चेती नहीं और जागृत नहीं। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति हमने तैयार कर ली है। आगामी 1 तारीख को शव यात्रा के रूप में स्मार्ट मीटर की यात्रा निकालने हैं हम। खैर रोड व्यापार मंडल से वो यात्रा हमारी शुरू होगी। आज हमने इसका निर्णय लिया है, पूरी रूपरेखा आपको 1-2 दिन में बता दी जाएगी और खैर रोड के चौराहे पर आकर उस यात्रा को दफन करेंगे। और मैं आपको एक विश्वास दिला देना चाहता हूँ, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है और इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक स्मार्ट मीटर उत्तर प्रदेश से वापस नहीं होंगे। और नहीं तो मंत्री जी को गुजरात जाना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश छोड़कर। जय उद्योग, जय व्यापार। माननीय योगी जी से, क्योंकि प्रदेश में रहते हैं तो प्रदेश का मुखिया ही हमारी बात सुनेगा, केंद्र का तो शायद बाद में ही सुनेंगे। योगी जी से मेरा निवेदन है कि पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा व्यापारी समाज इस स्मार्ट मीटर को लेकर बहुत परेशान है। उसके साथ आज जो धरना प्रदर्शन हमारा चल रहा है, ग्रामीण के लोगों के साथ, किसान यूनियन के साथ चल रहा है व्यापार मंडल का। आज जो देखने को मिल रहा है, बेचारी महिलाएं जो सारी मजदूर हैं वो इतना परेशान है यहाँ पर। एक जो जिनके घरों में विकलांग भी हैं, बच्चे जो कमाने वाले नहीं है, बेचारी महिलाएं जो 200 से 300 रुपए रोज कमा कर लाती हैं, आज जो सुनने को मिला, महिलाएं रो रही हैं यहाँ पर, कह रही हैं हम कैसे बिजली का बिल जमा करें। क्यों कि जब 200 रुपए बेचारी कमा के लाएंगी, उनके बच्चे भी हैं, अपने बच्चों को खाना खिलाएंगी या बिजली का बिल जमा करेंगी। बिजली का बिल स्मार्ट मीटर में इतना आ रहा। दूसरी बात, एक बात और, बिल तो बाद की बात है, जो मैसेज भी आ रहे हैं, अब इन्होंने कहा कि मैसेज हम डाल देते हैं, और जो पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं है वो मैसेज को कैसे पढ़ेंगी, कैसे उन्हें पता लगेगा कि इसमें क्या आया है।
तो उनका जब बिजली कट जाती है तब उन्हें लगता है, गर्मी में महसूस होता है कि हाँ बिजली कट चुकी है, अब हम इसमें फिर पैसे जमा करें। 200 से 300 रुपए रोज बेचारी 8 दिन के इकट्ठे करती हैं, उसमें आधे पैसे इसी में जमा हो जाते हैं। शासन से मांग ये चाहते हैं कि जिस तरीके से पहले पोस्टपेड मीटर चल रहे थे वही मीटर दोबारा से चालू किए जाए। इन मीटरों को बिल्कुल हटा दिया जाए, क्योंकि जो सरकार से आया कि सरकार उधर से कहती है कि हमने बिजली विभाग को आदेश दे दिए हैं कि स्मार्ट मीटर को जो प्रीपेड चल रहे हैं उनको पोस्टपेड कर दिया है, लेकिन जब बिजली विभाग में बात की जाती है तो वो कहते हैं हमारी सरकार की तरफ से हमें कोई आदेश ही नहीं है, तो किसकी बात मानी जाए। हम सभी यही चाहते हैं, आप मीटर नहीं हटाना चाहते बिल्कुल मत हटाओ, लेकिन इस मीटर को ही पोस्टपेड कर दो, मत हटाओ। क्योंकि जब ये मीटर लगाए गए थे उस समय भी तो प्रीपेड ही पोस्टपेड ही चल रहे थे। जब उसको लगातार जब बिल आता था जमा हो जाते थे, लेकिन जब से इन्होंने अंदर ही अंदर क्या, मैं नहीं जानती इसमें क्या इन लोगों ने किया है, ऊपर ही ऊपर अपने आप बिजली काट देते हैं, जब कट जाती है तब पता लगता है अब उसमें पैसे कैसे जमा करें। धीरे धीरे करके 15 से 20 हजार रुपए महीने का बिल चढ़ा देते हैं। अगर किसी के पास नहीं है वो बेचारा क्या करे। इतनी सड़ी गर्मी में जो आज के समय में 50 से 55 डिग्री चल रहा है, तो ऐसे तो मर जाएंगे ना। वो बेचारा मजदूर बिजली बिल जमा कर पाएगा और ना ही वो गर्मी में रह पाएगा, तो वो तो जान से जाएगा। तो मेरा योगी जी से निवेदन है, जल्दी से जल्दी, क्योंकि 2027 बिल्कुल नजदीक है, आपके संज्ञान में ये बात आ चुकी है कि जनता बहुत परेशान हो चुकी है। 27 में इसका रिजल्ट आप सभी के सामने आ जाएगा। तो मेरा आपसे बस यही निवेदन है, ज्यादा ना कहते हुए जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस प्रीपेड को पोस्टपेड में बदल दिया जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।